दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे साइंस का, पदार्थों के सामान्य गुण। क्या पढ़ना है? पदार्थों के सामान्य गुण। ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्रव स्थितिकी। ठीक है। जैसे पदार्थ के अंतर्गत हम क्या पढ़ सकते हैं? ठोस, द्रव और गैस को। ठीक है। तो उसमें क्या होगा यही हमें पढ़ना है। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक्स, द्रव स्थितिकी क्या है? तो प्रश्न पूछ रहा है हाइड्रोस्टैटिक्स या आप कहें द्रव स्थितिकी क्या है। ठीक है। द्रव स्थितिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रवों के सामान्य गुणधर्म व द्रवों के अंदर बल व दाब तथा तरल पदार्थों के बलों के कारण संतुलन की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो द्रव होगा उसके अंतर्गत क्या होगा, द्रवों का सामान्य गुणधर्म क्या है और उस पर लगने वाला बल, दाब, इन सब का क्या प्रभाव होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पदार्थ या द्रव्य क्या है? तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, द्रव्य कही जाती है। माने द्रव्य या पदार्थ क्या है? प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वह क्या होता है? और जिसमें द्रव्यमान या भार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य। जैसे आप कह सकते हैं लोहा, हवा, पानी, दूध आदि, ये सब क्या हैं? आपके द्रव्य हैं। क्योंकि आप जानते हैं लोहे को भी रखेंगे तो वह भी क्या स्थान घेरेगा, हवा भी स्थान घेरता है। हमें कैसे पता लगता है? जैसे गुब्बारा लें, उसमें हवा भरें तो क्या होता है? वो फैलता है। इसका मतलब हवा भी क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। ठीक है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था। अब दोस्तों थोड़ा इसमें समझिए कि ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठोस। और द्रव अवस्था क्या होता है? जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। वो जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी की आकृति को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। और गैस क्या होता है? जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। ठीक है। और अब जो है हमारा खोज हो गया है तो उसमें प्लाज्मा अवस्था है, इसकी चौथी अवस्था मानी जाती है। और इसमें क्या है? प्रायः सूर्य के व पृथ्वी के केंद्रीय भाग में यह उपस्थित होता है और आयनों के रूप में यह पाया जाता है। और पांचवी अवस्था क्या हो जाता है हम लोगों का? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, BEC। तो ये क्या होता है? पदार्थ की 5वीं अवस्था। तो देखते हैं, प्लाज्मा अवस्था सूर्य व पृथ्वी के केंद्रीय भाग में उपस्थित होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दाब या प्रेशर क्या है? यदि किसी सतह पर कोई बल लंबवत लग रहा हो तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। ठीक, लंबवत मतलब सीधा 90 अंश के कोण पर। पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जो बल लगेगा और पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब, माने किसी भी सतह पर जो दाब लगेगा वह किस पर निर्भर करेगा? पृष्ठ के क्षेत्रफल और उसके अनुपात के बराबर। मतलब ये होता है, जैसे मान लें कि अगर हम ये कहें कि हम कोई सुई लें, ठीक है, तो जिस वस्तु से दाब लगाया जाता है वह क्या होता है? कैसे है उसका क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मार्कर मैं ले लूँ और इससे इस पे दबाव डालूँ तो यह इसमें जो है अंदर धंसेगा नहीं। उसका एक रीज़न क्या है? कि इसका जो ये पार्ट है, क्षेत्रफल है, वो क्या है? ज़्यादा। अगर हम यही क्या करें, एक सुई लें
और इसमें दबाएं तो तुरंत जो है उसके अंदर धंस जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो गया? कम। तो जो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब क्या है? कम लगेगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा? अधिक लगेगा। ठीक है। अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। मतलब कम से कम क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? दाब। यह एक क्या है? अदिश राशि है। दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। ठीक। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। P बराबर क्या होता है? F बटे A। अब थोड़ा सा कुछ जानकारी की बातें हैं। एक बार बराबर क्या होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या 10⁵ पास्कल। या एक टार बराबर क्या होता है? 1 मिलीमीटर पारा या 1.338 पास्कल। ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव दाब, प्रेशर इन लिक्विड। द्रवों के अणु इतने स्वतंत्र होते हैं कि द्रव की सीमा के अंदर विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं। जैसे हमारे पास दूध है, पानी है, तेल है। अगर आप देखें तो कभी भी जब हम पानी को रख देते हैं तो हमें तो लगता है शांत है, लेकिन अगर आप देखते हैं उसमें कोई भी हल्का हल्का अणु हो तो आगे पीछे ऊपर नीचे क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि द्रव की सीमा के अंदर विभिन्न दिशाओं में इसके अणु क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है। इस प्रकार वे आपस में बर्तन की दीवारों से क्या होते हैं? टकराते हैं, जिससे द्रव के अंदर सभी दिशाओं में क्या होता है? एक बल आरोपित होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले इसी बल को द्रव का दाब कहते हैं। ठीक है। दोस्तों मान लीजिए कि ये क्या है? हमारे पास एक बीकर जैसी अवस्था कोई हो, और इसमें देखें कि हम क्या कह रहे हैं कि एक कोई ना कोई द्रव इसमें रखा गया हो। अब जैसे ये जो द्रव है पानी है, तो इसमें क्या है? इसके अणु अनियमित रूप से चारों ओर क्या करते हैं? गति। तो ये क्या करते हैं? इसकी दीवारों पर कहीं ना कहीं क्या करते हैं? दाब लगाते हैं। इसे अगर दाब न लगाएं तो हम यहाँ एक नल की टोटी को लगा दें तो तेज़ी के साथ पानी गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि इधर से इस पे क्या लग रहा है? प्रेशर, दाब लग रहा है। अगर नहीं लगता तो यह इससे बाहर नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव की दीवारों पर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से द्रव के अणु क्या होते हैं? दाब लगाते हैं। ठीक है। यही बात यहाँ पे कह रहा था कि बर्तन की दीवारों से उसके अणु टकराते हैं और सभी दिशाओं में एक बल आरोपित होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले इसी बल को हम क्या कहते हैं? दाब या द्रव दाब। चूंकि अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, अतः किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न पूछता है कि द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है, तो द्रव का दाब द्रव के घनत्व, सतह से गहराई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग ये देखें, हमने आकृति बनाया था। अब जो द्रव की सबसे ऊपरी सतह होगी, इस पर द्रव का दाब क्या होगा? बहुत ही कम। जैसे नीचे जाएंगे उसका द्रव का दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, और नीचे जाने पर बढ़ जाएगा, और नीचे जाने पर और बढ़ जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखा होगा डैम, बांध जो बनाते हैं, इसीलिए बांध का निचला हिस्सा क्या होता है? मोटा होता है, ऊपरी हिस्सा क्या होता है? पतला। क्यों? क्योंकि ऊपरी भाग पर क्या होता है? दाब कम होता है, और निचले भाग पर दाब क्या होता है? अधिक। इसीलिए मोटा बनाते हैं ताकि वह उससे टूट न जाए। ठीक। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि द्रव का दाब किस पर निर्भर करेगा? द्रव की घनत्व, सतह से गहराई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। ठीक। अब देखते हैं प्रश्न, द्रव दाब के क्या नियम हैं? तो द्रव दाब के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं।
द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। मतलब जो सबसे ऊपरी भाग होगा वहाँ से लेके जितना अधिक गहराई में हम जाएंगे द्रव का दाब उतना ही अधिक होगा। ठीक, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है द्रव का दाब भी बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, किसी द्रव के एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान रहता है। किसी पात्र में द्रव का दाब उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है। इसे सीधा सीधा जो गहराई होगा उस पर निर्भर करेगा द्रव का दाब। समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक, तो ये थे द्रव दाब के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल का नियम क्या है? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। ये कह रहा है कि अगर गुरुत्वीय त्वरण को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर द्रव का दाब क्या होगा, समान होगा। गुरुत्व बल को प्रभावी मानने पर गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ता जाता है। ठीक, परंतु समान गहराई पर दाब तब भी समान ही होता है। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में वितरित कर दिए जाते हैं। ठीक, तो आपको यह ध्यान रखना है कि पास्कल का नियम क्या कहता है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर द्रव का दाब क्या होगा, समान होगा। और गुरुत्व बल को प्रभावी मानने पर गहराई के साथ द्रव का दाब क्या होगा, बढ़ेगा। और निश्चित रूप से समान गहराई पर द्रव का दाब क्या होता है, समान होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है, बर्तन का आकार द्रव दाब को प्रभावित नहीं करता। ठीक, अगला प्रश्न है, गलनांक तथा क्वथनांक पर द्रव दाब का या दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखें, गर्म करने पर, अब हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, गलनांक में, क्वथनांक में। गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। फिर से देखते हैं, पहले गलनांक था, कह रहा है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है। जैसे अगर हम लोग देखें, तो आगे हम लोग देखते हैं, हमने ये कहा कि गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कहें, बर्फ को लें, वो गर्म करते हैं तो उसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि। ठीक है, या हम पानी को ही लें, अगर गर्म करें तो पानी का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ने पर भी उनके गलनांक में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। जैसे मोम या घी अगर गर्म करेंगे तो इनके आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो दाब बढ़ने पर भी इनके आयतन में क्या होगी, वृद्धि। आगे हम देखते हैं, विपरीततः गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में कमी आती है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। ठीक, दाब बढ़ने पर सभी द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे हमारा आता है प्लवन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लवन क्या है? तो किसी वस्तु के द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, पानी में हम डाल दें लकड़ी का टुकड़ा, तो निश्चित रूप से क्या है, उस पर तैरने लगती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लवन कहते हैं। प्लवन वस्तु के भार व द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता है। जैसे कि प्लवन जो होगा, तैरना जो होगा, वह किस पर निर्भर करेगा, वस्तु के भार पर निर्भर करेगा। ज़्यादा भार वाली वस्तु है तो डूब जाएगी, तैरेगी नहीं। और दूसरी बात क्या है, उत्क्षेप, मतलब नीचे से पानी उस पर कितना बल लगा रहा है, इस पर भी क्या होता है, निर्भर करता है।
जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं या डुबाने का प्रयास करते हैं तो द्रव द्वारा भी उस पर ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है, जिसका आभास हम उसके भार में आई कमी अथवा उसको छोड़ देने पर स्वतः ऊपर आने से कर सकते हैं। नीचे से भी क्या है, ऊपर की ओर बल लगता है, यही मैंने अभी बताया भी। इस बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। द्रव के इस गुण को जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है उत्क्षेप कहते हैं। जल में उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाने पर ठोस के भार में कमी प्रतीत होती है तथा ठोस के भार में यह कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो मैनोमीटर को दाबांतर मापी भी कहते हैं। इसका उपयोग किसी बर्तन में भरी गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, द्रव घनत्व मापी या हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक यंत्र है। दुग्ध घनत्व मापी या लैक्टोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध का घनत्व माप व पानी की मिलावट का पता लगाने में किया जाता है। द्रव गतिकी हाइड्रोडायनामिक्स क्या है? तो द्रव गतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले बल, दाब एवं उसकी ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे या नेक्स्ट पार्ट।